भूगोल विषय का प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भूगोल के अंतर्गत कई सेगमेंट के अध्ययन किए जाते हैं। उन्हीं में फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है भूगोल का, और भौतिक भूगोल से प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बनने की संभावना रही है। यूपीएससी 2020 को टारगेट करते हुए भौतिक भूगोल से कहाँ क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक निर्धारित होते हैं, वहां हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी कड़ी में सर्वप्रथम हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत माउंटेन्स, पर्वतों के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए ये माउंटेन्स हैं क्या। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पर्वत हैं क्या, माउंटेन होते क्या है। पर्वत, माउंटेन, जब भी हम पर्वतों के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती है कि यह एक हाईलैंड के रूप में है, एक उच्च स्थल के रूप में। अब आप देखिए, जब भी आप पर्वतों के विषय में सोचते हो, उनके विषय में पढ़ने जाते हो, तो आपके मन में ये तस्वीर उभरती है। अब है क्या ये? तो कहा जाता है कि माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स and they are relief features of second order। पर्वत स्थल रूप हैं और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। क्यों द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं? इसके पीछे कारण कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के उपरांत यहाँ पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। उन्हीं महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों ने कार्य किया तो उन आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से जिन स्थल रूपों के निर्माण हुए वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाए। अब पर्वत की बात होती तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के रूप में महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित किया गया और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में आप देखें पर्वत, पठार, मैदान और दूसरे स्थल रूप बने जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रतिफल रहे। ठीक है, अब देखिए है क्या ये माउंटेन्स। जब आप देखते हैं पर्वतों को, उसके विषय में पढ़ते हैं तो आपको ये ज्ञात होता है कि यह एक प्रकार का स्थल रूप है, स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति की क्या विशेषता है? इसकी कई विशेषताएं। यह एक उच्च स्थल रूप के रूप में आपको दिखाई देता है, हाईलैंड के रूप में आपको दिखाई देता है, एक एलिवेशन में। और यह उच्च स्थल रूप अगर आप देखें तो इसमें एक संकुचित शिखर आपको दिखाई देता है, इसमें तीव्र ढाल आपको देखने को मिलते हैं, इसमें एक विस्तृत आधार आपको दिखाई देता है। अब आप कह सकते हैं कि माउंटेन्स आर रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दे आर हैविंग ए नैरो क्रेस्ट, स्टीप स्लोप एंड एन एक्सटेंसिव बेस। पर्वत पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। इनमें एक संकुचित शिखर, इनमें तीव्र ढाल और विस्तृत आधार की विशेषता पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, पर्वतों को जब आप देखेंगे तो पर्वत अपने निकटवर्ती भू सतह से सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। तो ये तमाम विशेषताएं पर्वत की है। क्या है पर्वत? स्थल रूप है। किस प्रकार के स्थल रूप है? तो इन्हें द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहा गया। क्यों द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहा गया? इसलिए क्योंकि इन्हें महाद्वीपों पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों ने निर्मित किया। क्या विशेषताएं हैं? इनमें एक संकुचित शिखर पाए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनके तीव्र ढाल होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनमें एक विस्तृत आधार पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्वतों के विषय में हम लोगों ने देखा कि पर्वत क्या होते हैं। अब अगर आप देखें तो इनसे मिलता जुलता ही एक टर्म है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, पर्वत कटक और पर्वतमाला या प्रणाली, पर्वत प्रणाली। अब देखिए, पर्वत कटक अलग है, पर्वत श्रेणी भिन्न है, पर्वतमाला या पर्वत प्रणाली अलग। अब इन शब्दों की क्या परिभाषा है? क्या है पर्वत कटक? माउंटेन रिज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं माउंटेन रिज, पर्वत कटक।
तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले वे पर्वत जिनकी लंबाई अधिक हो परंतु चौड़ाई कम हो, उन्हीं को पर्वत कटक कहा जाता है। ए लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रेच ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड एज माउंटेन रिज। तो पर्वत कटक क्या है? धरातल पर पाए जाने वाले एक लंबे और सकरे पर्वत के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें पर्वत कटक। अब देखिए पर्वत श्रेणी क्या है, माउंटेन रेंज ये क्या है? जब हम देखते हैं कि किसी धरातल पर पर्वत और पर्वत कटकों का एक सतत विस्तार पाया जाता है, लगातार विस्तार पाया जाता है। अब ये देखिए एक सतत विस्तार है पर्वत और पर्वत कटकों का, एक क्रम पाया जाता है, एक सीरीज पाया जाता है। और ऐसे पर्वत और पर्वत कटकों के सीरीज जिनमें समस्त पर्वत और पर्वत कटक समान युग के और समान प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। सो माउंटेन रेंज इज ए सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वतों का एक क्रम है, लगातार विस्तार है, जिसमें सभी पर्वत समान युग के और समान प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माउंटेन सिस्टम क्या है, पर्वत प्रणाली सिस्टम क्या है। जब भी भूक्षेत्र पर कई पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है और वे पर्वत श्रेणियां लगभग एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, तो उन पर्वत श्रेणियों के इस समानांतर विस्तार को पर्वतमाला या पर्वत प्रणाली के रूप में जानते हैं। लेकिन कब? तब जब उन पर्वत श्रेणियों का निर्माण समान युग में और समान प्रक्रियाओं से होता है। अब जैसे आप हिमालय को ही देखें, तो जब हम हिमालय को देखते हैं तो हिमालय में तीन प्रमुख श्रेणियां हमें दिखाई देती हैं, महान हिमालय के रूप में, मध्य हिमालय के रूप में और आप देखते हैं शिवालिक श्रेणी के रूप में। ये तीन प्रमुख श्रेणियां, महान हिमालय ग्रेटर हिमालय है जिसे आप हिमाद्री हिमालय के रूप में भी जानते हैं, मध्य हिमालय जिसे आप लघु हिमालय के रूप में भी जानते हैं, हिमाचल हिमालय के रूप में जानते हैं, और हिमालय की ये वाह्यतम श्रेणी जिसे आप शिवालिक हिमालय के रूप में जानते हैं, और भारत में इसे मैनाक पर्वत के रूप में जाना जाता है, शिवालिक। तो ये तीन पर्वत श्रेणियां, ये तीनों लगभग समानांतर रूप से विकसित हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों का निर्माण, इनके निर्माण की प्रक्रिया समान है और वो है फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, पर चट्टानों का वलन। तो समान प्रक्रिया से विकसित हुई ये पर्वत श्रेणियां हैं और इनका निर्माण युग भी समान है, यानी हिमालय का जो निर्माण युग है दैट इज टर्शियरी ओरोजेनेटिक युग। हिमालय टर्शियरी पर्वतीकरण युग में बना। तो हिमालय की समस्त श्रेणियां जो टर्शियरी पर्वतीकरण युग में विकसित हुई हैं, ये लगभग समानांतर दिखाई देती हैं और समान प्रक्रिया से बनी है। कैसे? तो चट्टानों की वलन प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ है। इसीलिए कहा जाता कि हिमालय एक पर्वतमाला है। हिमालय एक पर्वतमाला है जिसमें कई पर्वत श्रेणियां विकसित पाई जाती है। ठीक है, तो पर्वत क्या है ये हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि यह पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला एक उच्च स्थल रूप है, जिसमें एक संकुचित शिखर है, जिसमें तीव्र ढाल की विशेषता पाई जाती है, जिसका आधार विस्तृत होता है। फिर हमने देखा कि पर्वत कटक क्या है, माउंटेन रिज क्या है। तो हमने देखा कि इट इज ए सीरीज ऑफ माउंटेन, जिसमें आपने देखा कि पर्वत क्या पाए जाते हैं, सकरे पाए जाते हैं और लंबे पाए जाते हैं। फिर यहाँ हमने देखा पर्वत श्रेणी क्या है, तो देखा कि पर्वतों का एक लगातार विस्तार है जिसमें कई पर्वत पाए जा रहे हैं, लेकिन सब समान युग के बने हैं और समान प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। फिर पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी के विषय में हमने देखा क्या है, तो हमने देखा कि पर्वत श्रेणियों का ये एक लगातार विस्तार है और ये विस्तार समानांतर रूप में दिखाई दे रहा है, समान युग में विकसित होते हैं और समान प्रक्रिया से ये भी विकसित होते हैं। तो इन शब्दों में अंतर है, इनके पारिभाषिक शब्दों में इनके अंतर दिखाई देता। पर्वत अलग हो जाते, पर्वत कटक अलग हो जाते, पर्वत श्रेणी भिन्न हो जाते, पर्वतमाला या पर्वत प्रणाली अलग हो जाती है। ठीक है, तो पर्वतों के विषय में सामान्य रूप से हमने ये जाना कि क्या है पर्वत। अब देखिए पर्वत कई प्रकार से विकसित होते हैं और कई प्रकार से निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ही कहा जाता है कि पर्वतों के कई प्रकार पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं।
जब आप पर्वतों को देखेंगे तो पर्वत सामान्य रूप से 4 प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। वलित पर्वत के रूप में, वलित पर्वत, इन्हीं को मोड़दार पर्वत कहते हैं। फिर आप देखिए खंड पर्वत के रूप में, फिर आप देखिए ज्वालामुखीय पर्वत के रूप में है, ज्वालामुखीय पर्वत के रूप में है, और फिर हम देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में। तो 4 प्रकार के पर्वत। सबसे पहले है वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया कि वलित पर्वत क्या है। तो उस संदर्भ में आपने देखा था कि हिमालय का निर्माण चट्टानों के वलन क्रिया से होता है। तो जब भी पर्वतों के निर्माण में चट्टानों की वलन प्रक्रिया का योगदान होता है तो उस प्रकार के पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। हिमालय को एक वलित पर्वत माना जाता है, एक मोड़दार पर्वत माना जाता है, नवीन मोड़दार पर्वत माना जाता है, क्योंकि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है और चट्टानों की वलन प्रक्रिया का परिणाम है। हिमालय के विषय में सामान्य तौर से ये कहा जाता कि आज जहां पर हिमालय अवस्थित है वहां पहले एक सागर हुआ करता था, टेथिज सागर। हिमालय का निर्माण क्षेत्र टेथिज सागर रहा है। इस सागर में आसपास के क्षेत्रों से, भू क्षेत्रों से चट्टानी टुकड़ों के विखंडित पदार्थों का जमाव प्रारंभ हुआ। उनके जमाव का परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे कि जमाव से इस सागर की तली पर अवसादों के निरंतर जमाव से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अवसादी चट्टान क्या होती है। तो आपने देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकंपोज्ड रॉक मटेरियल इन ए वाटर बॉडी। अवसादी चट्टानों का निर्माण जल में चट्टानों के विखंडित और वियोजित चट्टानों के कणों के संगठन से। ओके, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ फॉर्म होते हैं। किसी भी जलीय क्षेत्र में अवसादी चट्टान विकसित होते हैं, चट्टानों के विखंडित और वियोजित पदार्थों के संगठन से ये निर्मित होते हैं। इस टेथिज सागर में आसपास के भू क्षेत्रों से जब चट्टानी टुकड़े आने लगे, उनका जमाव होने लगा, तो उनके जमाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आप देखिए कि अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है। टेथिज सागर में अवसादी चट्टान बन रहे हैं, उनका भार बढ़ता है और भार बढ़ने के कारण सागर की ये तली नीचे की ओर अवतलित होने लगती है। जब ये नीचे अवतलित होती है तो इस अवतरण का परिणाम ये होता कि इधर से और इधर से 2 भूखंड एक दूसरे की ओर गतिशील होते। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो टेथिज सागर के उत्तर की ओर देखे अंगारा लैंड, दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड था, ये दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील होते हैं और उसका परिणाम होता है कि इस सागर में पाए जाने वाले अवसादी चट्टानों पर संकुचन बल की सक्रियता के कारण, ये देखिए संकुचन बल की सक्रियता के कारण अवसादी चट्टान ऊपर उठती है और वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण करती है। तो हिमालय के निर्माण के विषय में सामान्य अवधारणा यह है कि हिमालय का निर्माण टेथिज सागर में हुआ है, चट्टानों की वलन प्रक्रिया से हुआ है और इसीलिए हिमालय एक वलित पर्वत के रूप में, मोड़दार पर्वत के रूप में। अरावली के विषय में हम पढ़ते हैं तो कहा जाता कि अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में जो भारत में अवस्थित है, और कहा जाता है कि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेटिक एज की देन है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग की देन है ये अरावली पर्वत भारत का। ठीक है, संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत अरावली और प्री कैम्ब्रियन एज की देन। अब दूसरा पर्वतों का प्रकार खंड पर्वत। पर्वतों के दूसरे प्रकार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो है खंड पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। थोड़ी देर पहले हमने लोगों ने वलित पर्वत को देखा और देखा कि किस प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण किसी जलीय क्षेत्र में होता है। हिमालय के संदर्भ में हमने देखा कि हिमालय टेथिज सागर में निर्मित हुआ है और किस प्रकार से चट्टानों के वलन प्रक्रिया का परिणाम। अब हम खंड पर्वत के विषय में देखेंगे, भ्रंशोत्त पर्वत के विषय में देखेंगे। क्या है खंड पर्वत, क्या है भ्रंशोत्त पर्वत? ध्यान रखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जब भूपटल पर 2 समानांतर भ्रंशों का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए कि ये भूपटल है और इस भूपटल पर ये 2 समानांतर भ्रंश बनते हैं। अब इन 2 समानांतर भ्रंशों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है और इन समानांतर भ्रंशों के विकसित हो जाने के कारण आप देखिए कि भूपटल 3 खंडों में बंटता है। हम मान लेते हैं कि 3 भूखंड है ABC। ठीक है,
अब जब आंतरिक शक्तियों का परिणाम होता तो आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जब इन 3 खंडों में से मध्यवर्ती भूखंड पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण ऊपर उठने लगता है तो इस उत्थान की वजह से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसी को हम खंड पर्वत के रूप में जानते हैं, उसी को हम भ्रंशोत्थ पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है खंड पर्वत, क्या है भ्रंशोत्थ पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल पर विकसित 2 समानांतर भ्रंशों के सहारे जब पृथ्वी का मध्यवर्ती भूखंड ऊपर उठता है तो इस प्रकार से विकसित पर्वत को ही खंड पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर डेवलप्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड मास डेवलप्ड along with the 2 parallel fault line of a fault। ठीक है, खंड पर्वत कैसे बने तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण 2 समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बने। अब देखिए यहां पे हम देखिए, अब ये देखिए 3 भूखंड, भूखंड ए, बी और सी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के परिणाम स्वरूप 2 समानांतर भ्रंश बने और उन समानांतर भ्रंशों के सहारे, उनके भ्रंश तलों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड ऊपर उठ गया, तो ये हो गया खंड पर्वत। ठीक है, इसी को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। जर्मनी में इस ऊपर उठे हुए भाग को हॉर्स्ट कहा जाता है। हॉर्स्ट क्या है तो अपलिफ्टेड पार्ट है, एक ऊपर उठा हुआ भाग है हॉर्स्ट, जो जर्मनी में कहलाता है। तो खंड पर्वत का ऊपरी भाग ये हॉर्स्ट के रूप में जाएगा। ठीक है, अब देखिए खंड पर्वत को अगर आप देखते हैं तो आप जर्मनी में ही देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी का है और ये खंड पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण। आप देखिए वॉसजेज पर्वत, ये भी जर्मनी में अवस्थित है और ये भी खंड पर्वत का उदाहरण है। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पर्वत है, ये भी खंड पर्वत का उदाहरण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में अगर आप देखें तो वहां पर आपको सियरा नेवादा दिखाई देगा, सियरा नेवादा दिखाई देगा और ये सियरा नेवादा भी खंड पर्वत के रूप में जाना जाता है और संसार का सर्वाधिक विस्तृत, सबसे विस्तृत भ्रंशोत्थ पर्वत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का ये सियरा नेवादा माना जाता है। ठीक है, तो वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों की वलन प्रक्रिया से। खंड पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण 2 समानांतर भ्रंशों के विकसित हो जाने से और उन भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बना। देखा आपने जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, आपने देखा जर्मनी का वॉसजेज है, आपने देखा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज माउंटेन को, और फिर हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सियरा नेवादा। ये सब खंड पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत। एक महत्वपूर्ण, जब हम खंड पर्वतों के विषय में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मध्यवर्ती भूखंड के ऊपर उठ जाने से इस पर्वत का निर्माण होता है। कभी कभी यही मध्यवर्ती भूखंड जब अवतरित हो जाता है, इसका सबसिडेंस हो जाता है, तो कहा जाता है कि संसार में एक वैली का फॉर्मेशन होता है एंड दैट वैली इज नोन एज रिफ्ट वैली। उस घाटी को हम भ्रंश घाटी के रूप में हम जानते हैं। आप यहां देखिए, भ्रंश घाटी देखिए आप, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण विकसित होती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण विकसित आप देखें 2 समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के अवतरण से विकसित होती है। अब देखिए ये भूखंड आपको दिखाई देगा और इस भूखंड का आप देखें कि अवतरण हो गया। हम मान लेते हैं ए, बी और सी 3 भूखंड थे, मान लेते हैं। अब ये देखिए सी भूखंड नीचे की ओर अवतरित हो गया, 2 समानांतर भ्रंश बने, भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड का अवतरण। अब ये अवतरित भूक्षेत्र ही रिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता है, भ्रंश घाटी कहलाता है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। ठीक है, इसी को आप दरार घाटी भी कहते हैं, दरार घाटी, भ्रंश घाटी। जर्मनी में एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी को राइन नदी के रूप में हम जानते हैं।
और राइन नदी स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंस लेक से निकलती है। यहां से निकलकर ये जर्मनी में प्रवाहित होती है और दो पर्वत आपको दिखाई देते हैं, एक है वॉसजेज और दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दो पर्वत, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स के रूप में। इन दोनों खंड पर्वतों के मध्य का जो भूखंड है यह एक अवतलित भाग है और इस अवतलित भाग में ही जर्मनी की राइन नदी प्रवाहित होती है। रिवर राइन इज कॉल्ड एज कोल रिवर ऑफ द वर्ल्ड और इसे संसार की कोयला नदी कहते हैं। राइन जर्मनी की नदी और संसार की कोयला नदी, संसार की कोयला नदी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण, कई बार सिविल सेवा में प्रश्न है, यूपीएससी में प्रश्न है, भिन्न भिन्न प्रांतीय लोक सेवा आयोग में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पूछा गया कि राइन नदी किन किन पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती। तो पहली बात तो यह कि जर्मनी में प्रवाहित हो रही है। किन किन पर्वतों के बीच में प्रवाहित हो रही है? तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वत है, इनके बीच की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, यह यहां से प्रवाहित होते हुए नीदरलैंड पहुंचती है और नीदरलैंड के उत्तरी सागर तट पर डेल्टा का निर्माण करती है राइन। भारत में भी नदियां और वो भी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। अगर भारत को हम देखें तो भारत में आप देखें विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये देखिए, ये विंध्य पर्वत है, यहां पर ये देखिए सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो विंध्य और सतपुड़ा इनके बीच एक भ्रंश घाटी पाई जाती है और उस भ्रंश घाटी में भारत की नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जो भारत की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। रिवर नर्मदा इज ए रिवर ऑफ रिफ्ट वैली इन इंडिया। भारत में भ्रंश घाटी की नदी से मानते हैं। ठीक है, आप देखिए विंध्यन है और सतपुड़ा है, इसी के बीच में नर्मदा नदी का प्रवाह। कई बार सिविल सेवा में प्रश्न आए कि नर्मदा नदी भारत के किन किन पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, तो विंध्य और सतपुड़ा। सतपुड़ा के दक्षिण में अगर आप देखें महाराष्ट्र में, तो वहां पर आपको एक श्रेणी दिखाई देती है जिसे हम अजंता श्रेणी के रूप में जानते हैं। तो सतपुड़ा और अजंता, इनके बीच भी एक रिफ्ट वैली है और इस रिफ्ट वैली में भारत की एक दूसरी नदी का प्रवाह है जिसे आप ताप्ती नदी कहते हैं। तो ताप्ती नदी का प्रवाह सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच की भ्रंश घाटी में पाई जाती है। ठीक है, भारत की ये दोनों नदियां, गौर कीजिएगा, भारत की ये दोनों नदियां अपने माउथ पर, मुहाने पर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरी ज्वार नदमुख का विकास करती है। रिवर नर्मदा एंड रिवर ताप्ती ऑफ इंडिया आर फॉर्मिंग एस्चुरीज ऑन देयर माउथ। अब ये एस्चुरी है क्या, ज्वार नदमुख है क्या? जब भी नदियों के द्वारा अपने मुहाने पर किसी कारण से अवसादों का जमाव अत्यल्प किया जाता है तो नदियों का यही मुहाना एस्चुरी कहलाता है। अब भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही हैं, इनके द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण किया जा रहा है। क्यों ज्वार नदमुख का निर्माण किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि इन नदियों के मार्ग में ढाल की अधिकता है और ढाल अधिक होने के कारण जलीय वेग तीव्र है, तो मुहाने पर इनके द्वारा अवसादों का जमाव कम किया जाता है। रिवर नर्मदा एंड ताप्ती आर फॉर्मिंग एस्चुरीज ऑन देयर माउथ। व्हाई? बिकॉज दे आर फ्लोइंग इन ए रिफ्ट वैली, क्योंकि उनका प्रवाह भ्रंश घाटी में। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। रिफ्ट वैली को अगर आप देखें तो संसार की सबसे बड़ी जो रिफ्ट वैली है वो आपको अफ्रीका में दिखाई देती है। सबसे लंबी रिफ्ट वैली है अफ्रीका में दिखाई देती है। मृत सागर से प्रारंभ होते हुए लाल सागर से होते हुए अफ्रीका में ये संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, खंड पर्वत क्या होते हैं। तो हमने देखा कि खंड पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रतिफल होते हैं, आंतरिक शक्तियों के परिणाम होते हैं और उन आंतरिक शक्तियों के कारण आपने देखा कि पृथ्वी में दो समानांतर भ्रंश बनते हैं। उन भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड ऊपर उठ जाता है तो खंड पर्वत बनता है।
लेकिन वही मध्यवर्ती भूखंड जब नीचे अवतलित हो जाता है तो वहां पर हमने देखा कि वहां जाकर वो भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, दरार घाटी का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि भ्रंश घाटी बनी। कैसे बनी? तो ये इस मध्यवर्ती भूखंड के अवतलन से बनी, ये हमने देखा। मध्यवर्ती भूखंड के अवतलन से बनी, ये हमने देखा। भ्रंश घाटी का निर्माण इस मध्यवर्ती भूखंड के अवतलन से हुआ। कब यह भी संभावना बनती है कि इस मध्यवर्ती भूखंड के अवतलन की बजाय पृथ्वी पर जब दो समानांतर भ्रंश बन जाते हैं तो उन भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे विकसित ये तीन भूखंडों को अगर ले तो इन तीन भूखंडों में ये दोनों किनारे वाले भूखंड जब उत्थित हो जाते हैं, इनका उत्थान हो जाता और ये यथावत रह जाता है। अभी देखा था कि अवतलन हुआ, लेकिन अब ऐसी स्थिति में ब्लॉक मान लें अगर कि सी अपने ही स्थान पर है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन ए और बी का उत्थान हो गया, तो उत्थान के परिणाम स्वरूप भी यहाँ पर आपको एक घाटी विकसित हुई दिखाई देती है और इस प्रकार की घाटी को रैंप घाटी के रूप में जाना जाता है। रैंप वैली। ओके, तो भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली और रैंप वैली में फर्क है। रिफ्ट वैली में क्या होता है? मध्यवर्ती भूखंड अवतलित होता है तो घाटी बनती है। रैंप वैली में क्या होता? दोनों भूखंड किनारे के ऊपर उड़ जाते हैं, एक घाटी का निर्माण होता है। और भारत में अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्रा घाटी इसी प्रकार की घाटी है। ठीक है, तो वलित पर्वत क्या होते हैं, मोरदार पर्वत क्या होते, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि खंड पर्वत क्या होते, इसके विषय में पढ़ा। अब तीसरे प्रकार का ये पर्वत है जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। इसी को एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स के रूप में भी जानते हैं। ज्वालामुखीय पर्वत, संचयित पर्वत। ठीक है, कैसे विकसित होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स आर डेवलप्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखीय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थों के जमाव से होता है। और तमाम ज्वालामुखी पर्वत आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से? आप ध्यान दीजिए। जापान में अगर आप देखें तो फ्यूजीसान ज्वालामुखी पर्वत के रूप में। आप किलिमंजारो को देखिए, तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आपको दिखाई देगा। आप फिलीपींस को देखिए, माउंट मेयान सिविल सेवा में आ चुके, ये भी ज्वालामुखी पर्वत के रूप में दिखाई देगा। फिलीपींस में ही माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आपको दिखाई देगा। फिलीपींस में ही माउंट ताल ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आप देखेंगे। ईरान में आप देमबंद को देखिए, कोह सुल्तान को देखिए, सब ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो संसार में कई ऐसे पर्वत हैं जो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में विकसित हुए हैं एंड दे आर डेवलप्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल नियर बाय द वॉल्केनो। ज्वालामुखी के निकट वो ज्वालामुखी पदार्थों के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वलित पर्वत क्या है ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि खंड पर्वत क्या होते हैं और फिर हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है। अब तीसरे प्रकार का पर्वत है जिसे आप अवशिष्ट पर्वत के रूप में या फिर आप कहें तो अनाच्छादित पर्वत के रूप में जानते हैं, रेलिक्ट माउंटेन। रेलिक्ट माउंटेन्स, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन्स। ध्यान दीजिए क्या है, जब कभी पर्वतों का निर्माण होता है और उन पर्वतों पर कार्यरत पृथ्वी की वायु शक्तियां लंबे समय से चट्टानों का कटाव करती रहती हैं, उनका विखंडन करती रहती हैं, वियोजन करती रहती हैं। जलधाराएं पृथ्वी की वायु शक्ति के रूप में, विंड है, पवन है, पृथ्वी की वायु शक्ति के रूप में, ये सब जब क्रियाशील होते हैं तो अपने मार्ग में पाए जाने वाले चट्टानों का विखंडन और वियोजन करते हैं। ये अपने मार्ग में पाए जाने वाले चट्टानों का अपरदन करते हैं। पर्वतों पर जब इन शक्तियों के प्रभाव होते हैं और करोड़ों वर्षों से ये प्रभाव सक्रिय होते हैं तो वहां पर पर्वतों की ऊंचाई कम होने लगती है और ऊंचाई कम होने का परिणाम ये होता कि पर्वत धीरे 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 विखंडित होते हुए कम ऊंचाई के पर्वतों के रूप में विकसित हो जाते हैं और तब इन्हीं पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत या अनाच्छादित पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत का अरावली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का प्राचीनतम पर्वत है
और इस पर्वत का निर्माण मैंने बताया था कि अरावली इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेटिक एज। इसका निर्माण संसार के प्रथम पर्वत निर्माणकारी युग में हुआ है, जिसे आप प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माणकारी युग के रूप में जानते हैं। आज ये पर्वत संसार में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, अनाच्छादित पर्वत के रूप में है। तो आज हम लोगों ने देखा कि पर्वत क्या है, पर्वत के प्रकार क्या है। ठीक है, अब यहां से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी में क्या प्रश्न बने हैं अब तक। तो एक तो हमने आपको बताया रिफ्ट वैली को लेकर, हमने बताया कि भ्रंश घाटी में राइन नदी प्रवाहित होती है, और आपने देखा था कि राइन किन किन पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इसको लेकर प्रश्न बने। ठीक है, इनफॉर्मेटिव प्रश्न कई बार बने कि संसार के प्राचीनतम पर्वत अरावली का निर्माण किस पर्वत निर्माणकारी युग में हुआ। ठीक है, इनफॉर्मेटिव पर्वत ये बने कि हिमालय किस युग का विकसित पर्वतमाला है, आपने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम इनफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न सिविल सेवा में बनते रहे हैं। आगे जब हम लोग दूसरे लेक्चर्स के विषय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्रम से कैसे ज्योग्राफी को सरल बनाया जाए और किस प्रकार से ज्योग्राफी को आत्मसात किया जाए। आपको लगेगा कि ज्योग्राफी एक बहुत ही सरल विषय है और बहुत आसानी से ग्राह्य विषय है, और फिर आप देखेंगे कि कितनी आसानी से भूगोल आप आत्मसात करते हुए जाते हैं और सिविल सेवा में आए हुए प्रश्नों को आप कितनी सरलता से हल कर ले जाते हैं। ये बाकी के लेक्चर्स जब आपको हमारे मिलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को, भूगोल को जीना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से भूगोल एक अधिक अंक प्रदायी विषय के रूप में सिविल सेवा में साबित हो रहा है। केवल प्रीलिम्स में ही नहीं, मुख्य परीक्षा में भी आप भूगोल को देखें तो भूगोल अंक प्रदायी विषय के रूप में साबित